बहुजन मुक्ति पार्टी और जनाब शौकत अली साहब JIM के अध्यक्ष हैं। थोड़ा पीछा हो जाए, थोड़ा सा ऐसे हो जाओ तो कोई तकलीफ नहीं है। बनाओ तो हमने मोबाइल नीचे कर लो यार, थोड़े थोड़े फैसला किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में हम सब लोग मिलकर चुनाव में हिस्सा लेंगे और तकरीबन 95% सीट्स पर यहाँ पर हमारे कैंडिडेट होंगे, इस पार्टी के होंगे, तय हो चुका है। तीसरी बात हमने तय की है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं से और अपने वोटों से कामयाब करती है तो ये जो अलायंस बना है इसके कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब रहेंगे और उसमें ये भी तय किया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता इस अलायंस को, इस मोर्चे को सत्ता देती है तो ये तय हुआ है कि 5 साल के टेन्योर पे 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक OBC समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी CM होंगे जिसमें मुस्लिम समाज का भी होगा। ये 4 अहम बातें मुझे आप तक बताना था, आप तक पहुँचाना था। अब मैं माइक देता हूँ जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को, मैं माइक देता हूँ जनाब श्री वामन मिश्राम साहब को जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो आपसे बात करेंगे। साथियों, आपको पूछने के लिए अवसर है। अभी हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं, उसके बाद सवाल जवाब होगा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सारा गठबंधन जो है हम लोगों ने मिलकर किया, इसमें अभी जो महत्वपूर्ण 5-6 पार्टियां हैं और उसके साथ साथ और भी दल इसमें आ सकते हैं, इसके लिए अभी दरवाजे बंद नहीं है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस गठबंधन के ऐलान होने के बाद बीजेपी और समाजवादी के बीच में जो लड़ाई हो रही है, अब बीजेपी और समाजवादी के बीच में लड़ाई नहीं होगी, बीजेपी और हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के बीच में लड़ाई होगी। अब समाजवादी गठबंधन तीसरे नंबर पर चला जाएगा। आप सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, अभी जनाब ओवैसी साहब ने और जो हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया, उसके बारे में आपको जानकारी दी। हम लोगों ने 5 पार्टियों ने मिल करके अभी ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। इसमें ओवैसी साहब की पार्टी है, हमारी जन अधिकार पार्टी है, वामन मिश्राम साहब का परिवर्तन मोर्चे की तरफ से है और बहुजन मुक्ति मोर्चा के साथी हमारे बैठे हुए बहुजन मुक्ति पार्टी के और भारतीय वंचित समाज पार्टी के आदरणीय रामचंद्र कश्यप जी हैं और जनता क्रांति पार्टी के अनिल चौहान जी हैं, कमलेश चौहान जी हैं। इन लोगों ने मिल करके हम लोगों ने अभी इस मोर्चे को बनाया है और कुछ साथी और हमसे संपर्क में हैं, तो वो जल्दी वो 1-2 दिन में उनसे बात करके जो साथी हमसे जुड़ना चाहेंगे उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे। हमारे जो मोर्चे का लक्ष्य है, जिस विचारधारा के साथ हम लोग चल रहे हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारी वही विचारधारा है जो संविधान की चाहत है, जो संविधान की इच्छा है। हम संविधानवादी लोग हैं। हमारा पहला नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी जितनी हिस्सेदारी। हम लोग जाति जनगणना कराने के पक्ष में हैं। एक समान शिक्षा पद्धति, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। नई शिक्षा नीति के आड़ में जैसे पिछले साल कोरोना महामारी की जब शुरुआत हुई और 2 महीने
सबको, पूरे देश को बंद करके अंदर रखा गया। उस 2 महीने में जो 4-5 कानून बने, एक कृषि का कानून बना जिसको भी वापस लिया गया, 1 साल किसान आंदोलन करते रहे। उसी तरह कृषि के बाद बिजली का कानून बना, लेबर एक्ट बना और नई शिक्षा नीति भी बनी। वो नई शिक्षा नीति ऐसी है कि जिस दिन वो जमीन में उतरेगी उस दिन आप हम सभी को पता चलेगा कि वो हमारे हित में है या हमारे हित में है। हम जहाँ तक समझ पाते हैं वो नई शिक्षा नीति भी कृषि कानून की तरह वो भी हमारे और आपके बच्चे के हित में नहीं है। पिछड़ों का जो रिजर्वेशन रोका गया उसको शुरू किया, लेकिन पूरी तरह नहीं शुरू किया। वो शुरू होना चाहिए। निजी क्षेत्रों में भी ST, ST, OBC का रिजर्वेशन लागू करने के पक्ष में हैं हम लोग। और जो अभी किसान की जो फसल खरीदी जाती है उसके लिए जो उनकी मांग थी कि सरकार एक गारंटी कानून बनाए कि उससे कम में खरीद ना हो। हम चाहते हैं कि अगर इस देश प्रदेश की महान जनता, हम लोग उत्तर प्रदेश में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को अगर अपना सहयोग और पक्ष देती है तो हम लोग चाहेंगे कि उनकी उपज का सही मूल्य मिले, अच्छा मूल्य मिले, मूल्य को उसकी गारंटी दी जाए। किसानों को खाद भी सस्ता हो, सिंचाई किसानों के लिए फ्री हो, घरेलू बिजली गरीब और कमजोर की फ्री हो, किसानों के गन्ने का भुगतान हो, छोटे दुकानदार जो मझोले दुकानदार हैं किसान उनके जो कर्जे हैं वो माफ किए जाएँ। कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो समाजवादी पार्टी का शासन रहा हो, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, बहुत गई है। तो हम लोगों की चाहत है कि कानून व्यवस्था अगर इस प्रदेश की जनता हमारे लोगों को सफलता देती है तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी उस प्रदेश की कानून व्यवस्था शुरू की जाए, हमारी लड़कियों को सुरक्षा मिले, अन्य पिछड़े वर्गों को SC, ST, माइनॉरिटी के जो गरीब बच्चे हैं उनको जो स्कॉलरशिप है वो मिले। पुरानी पेंशन बहाली का एक मामला आया है। कुछ लोगों ने कहा है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, लेकिन इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जब इस देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने पुरानी पेंशन को बंद कर दिया, अब पेंशन नहीं दी जाएगी ऐसा उन्होंने कानून बनाया था। उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है और सबसे पहले अगर उस कानून को किसी ने माना तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने माना। पिछली बार 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की। अभी भी बंगाल में पुरानी पेंशन लागू है। बहुत सारे प्रदेशों ने धीरे धीरे करके उस पेंशन को खत्म किया, लेकिन सबसे पहले अगर खत्म किया तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। आज वो जरूर कहते हैं कि पुरानी पेंशन वो बहाल करेंगे, लेकिन वो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस मोर्चे को लोग सहयोग देते हैं, बहुमत देते हैं, तो ये मोर्चा जरूर पुरानी पेंशन को बहाल करेगा। ऐसी कुछ मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। हमारे सीटों के बंटवारे में कोई विवाद नहीं है। लगभग 90-95% सीटों पर हम लोगों ने काम कर लिया है। कुछ लिस्टें हमारी जारी भी हो गई हैं। आने वाले 2-3 दिन में हमारी सारी लिस्टें जारी हो जाएगी। कुछ नहीं, कुछ बातें आपको जानकारी दी गई। मजबूरी का गठबंधन है या पहले से आप इस पर काम कर रहे थे? मौके पर आप सामने मजबूरी का गठबंधन है। जिस विचारधारा के हम लोग पिछले 4 महीने से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। आपको अच्छी तरह से जानकारी होगी, आप लोगों ने हमें दिखाया हो या नहीं दिखाया हो, लेकिन प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा कार्टून किसी पार्टी ने किए हैं तो जन अधिकार पार्टी ने। और हम सब लोगों ने एक दूसरे से सहयोग लेकर के पूरे प्रदेश में 4 महीने से चतुर्मासा में भी हम लोग नहीं गए। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं, जिस विचार के आदमी हैं वो आपके सामने हम देख रहे हैं।
देख लीजिए, पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है। इसमें से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि भाजपा में तो सीएम योगी आदित्यनाथ है, सपा और आरएलडी के गठबंधन में अखिलेश यादव है, आपके गठबंधन में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है? देखिए, अब हमारे गठबंधन में अभी तो मुझे आप लोगों ने कहा है कि मैं संयोजक हूँ, बाकी अब आप लोग से पूछ लीजिए। ठीक, आप लोगों के सामने हम लोगों ने सलाह मशवरा करके घोषित करने के लिए ओवैसी साहब को कहा था और ओवैसी साहब ने घोषित किया कि इस गठबंधन के 2 मुख्यमंत्री 5 साल के टेन्योर में हों। एक पिछड़े वर्ग का होगा जो हमारे सामने बाबू सिंह जी है, और एक दलित का होगा यानी शेड्यूल का होगा, उसका चेहरा घोषित किया जाएगा। और 3 डिप्टी सीएम होंगे, उसमें डिप्टी सीएम एक मुस्लिम होगा। बाकी 2 लोगों के नाम जो है वो 2-3 दिन के अंदर घोषित किए जाएंगे। लगातार मुस्लिम स्टेट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो मुस्लिम सेल क्यों नहीं होगा? 2 मिनट। फिर उसके बाद में अभी और भी कई लोग हैं, जैसे भागीदारी मोर्चा बना था, आप लोगों को मालूम है भागीदारी मोर्चा बनाया था, वो अम्बेडकर जी ने बनाया था। मतलब वो तो बाबू सिंह जी भी उसमें थे, मगर सामने चेहरा जो था वो इनका था। वो जो है वो केवल वो चले गए, बाकी सारे भागीदारी मोर्चा के लोग इसी पे शामिल हैं। इसके अलावा अभी और माइनॉरिटी के हो या और बैकवर्ड क्लासेस के तमाम छोटे मध्यम प्रादेशिक स्तर के दल है जो इसमें शामिल किए जा सकते हैं आने वाले समय में। बाबा जी सवाल लेना चाहेंगे। बाबा जी मुझे पूछना है, एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे। सवाल है जी, एक सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी एक बड़ा ही मन से भी घोषणा की जिसके साथ हम जाते हैं वहाँ पे सरकार बनती है, उसकी हम सरकार बनाते हैं, तो उन्होंने अपने आप को किंग मेकर घोषित कर दिया है चुनाव से पहले। आपको इसके क्या मायने दिखाई देते हैं? कि आपको लगता है कि उनकी बात में दम है? अगर वो कह रहे होंगे तो होंगे, अब उसमें हम क्या कह सकते हैं? कुछ फाइनलाइजेशन हुआ है, सीटों पे कुछ फाइनलाइजेशन हुआ है सर? हाँ, सीटों का हो। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? 95 सीटों पर हमारा 95% सीटों पर हमारा पहले पूरा एक मिनट सवाल तो सुन लीजिए पहले पूरा सर। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? क्योंकि 403 पहले फेज की पोलिंग के लिए नामांकन खत्म हो चुका है, अब वो सीटें खत्म हो हाँ, गई हैं। नामांकन हो गया दूसरे में हमारा। चल रहा है तो सर, टोटल काउंटिंग कितनी है सीटों पर? 403 अरे सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए सर। सवाल लंबा कितना? सर आप 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात सर वो बीच में बोलेंगे तो कैसे करेंगे? आप 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहते रहे, इसलिए पूछ रहा हूँ। हो गया। जी बताइए। और कुछ बोलना है? हाँ, बोलिए। 403 सीटों पर हमारा गठबंधन चुनाव लड़ेगा, पहली बात। उसमें से 95 सीटों पर हम लोगों का कंसेंसस हो गया, 95% सीटों पर, ठीक है। 5% सीटों पर 3 दिन के अंदर नाम के साथ लिस्ट घोषित की जाएगी, ये बात है। अभी ओवैसी साहब आपने 100 सीटों की बात कही थी, आप क्या अपनी सीटें बढ़ा रहे हैं अपने भागीदारी मोर्चे में? देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा साहब की, बाबर विश्वास साहब की, परविंदर प्रताप सिंह साहब की, कमलेश चौहान साहब की, रामकरण कश्यप साहब की, हम लोगों की बातचीत बहुत दिन से चल रही है। तो ये फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, आप उस चक्कर में मत पड़िए। अरे सर सुनिए पहले बॉक्सिंग मैच हो रहा है। बोलिए भाई सर। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू हाँ जी, सर, कंटिन्यू। हमारी बातचीत पहले से चल रही है। फर्स्ट फेज में कौन कहां से लड़ेगा, किस विधानसभा से लड़ेगा, सेकेंड फेज में, थर्ड फेज में, फोर्थ फेज में, फिफ्थ फेज में, 6, 7, ये सब तय हो चुका है। तो इसमें आपको कोई ताज्जुब या परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। ये तय हो चुका है। अभी वामन मिश्राम साहब ने और हमारे कन्वीनर साहब ने कहा कि 95% सीटों पर पूरा तय हो चुका है कौन कहां से लड़ेगा।
ओवैसी साहब एक सवाल इधर से ले लीजिए कि एक बात है कि मुस्लिम हम कहीं नहीं जा रहे। ओवैसी साहब एक सवाल मेरा है कि आपने कहा कि दलित सीएम और आपने कहा ओवैसी सीएम, सवाल ये मुस्लिम सीएम क्यों नहीं पहला, और दूसरा क्या चंद्रशेखर को भी साथ में ले रहे हैं क्या? ये दो सवाल एक साथ है आपके। नहीं, अब ये अभी आपके सामने चंद्रशेखर के बारे में, चंद्रशेखर का हमको टेलीफोन आ रहा भाई, अच्छा चंद्रशेखर का हमको टेलीफोन आ रहा तो हम बता देते हैं। बताइए। चंद्रशेखर का हमको टेलीफोन आ रहा है, बार बार टेलीफोन आ रहा है, तो बात हुई है। तो वो जो हमने पहले कहा कि दरवाजे खुले हैं तो फिर वो बातें होंगी ना। टेलीफोन आ रहा है आपको? ओवैसी साहब एक सवाल आपसे, तौकीर रजा साहब ने एक सवाल ले लें, एक सवाल सर, तौकीर रजा साहब ने अभी कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया है। नहीं, मुझे कुछ नहीं एक मिनट सर, एक सवाल तौकीर रजा साहब ने अभी कांग्रेस को समर्थन दिया है। उन्होंने बोला है कि ओवैसी साहब को क्योंकि पूरे माहौल को देखते हुए और बीजेपी को क्योंकि हराना है, इसलिए उन्हें इन चुनाव से दूर रहना चाहिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव से दूर रहना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। कुर्बानी देनी चाहिए। मेरा सवाल ये है, बोलिए विशाल। मेरा सवाल ये है कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पोस्ट अलायंस के लिए कांग्रेस के दरवाजे वो खुले हुए हैं, और जब मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि मुझसे ज्यादा पैसा मेरा आपको उत्तर प्रदेश में क्या नजर आता है? जरूरत पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी को दे सकते हैं समर्थन। मैं कांग्रेस तरफ से कुछ नहीं बोल सकता। नो कमेंट। ओवैसी साहब मेरा सवाल सपा कहती है कि 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी कहती है होगा 325 प्लस। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होने जा रहा है? ये जो लड़ाई है, ये पूरे कमजोर लोग मिलकर एक ताकत बन गए, और ये 99% वर्सेस 1% की लड़ाई। 99% है और 1% संघ, ये उसकी लड़ाई। वही साहब एक सवाल हाँ, अरे आप लिस्ट देखते जाइए ना। नहीं तो 403 पे अब बात अरे हो रही है तो आप 150 पे लड़ेंगे, हमारे 200 पे अरे लड़ेंगे। पूरे नंबर आ जाएंगे आपके, पूरे नंबर आ जाएंगे आपके पास। क्यों आप फिक्र मत रहिए, मुतमईन रहिए। मुस्लिम सीएम के इशू पर आप कुछ बता नहीं रहे हैं कि वो क्यों नहीं? पश्चिम में बड़ी दावेदारी आप ही की सवाल हो रहेगी। जाता है ना पूरा। सुनिए, ये बात तय हो चुकी है, जिसका जिक्र अभी हमारे कन्वीनर साहब बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने कहा, वामन मिश्रा साहब ने कहा, उसी पर हम पाएंगे। सर, आजम खान की रिहाई के हवाले से आजम खान की रिहाई के हवाले से आप आवाज बुलंद किए हैं। अब्दुल्ला आजम ने कहा है कि अगर हमारे सच्चे हमदर्द हैं तो उनको उसकी वजह से जो सियासी नुकसान हो रहा है उसके तो उनको अपना नुकसान किससे हुआ वो पहले समझ लीजिए। तो जिससे नुकसान हुआ वो उस बात को समझ ना। नो, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सब क्लियर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और सपा के ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि सपा के भी नामांकन हो रहा है, आरएलडी का भी नामांकन हो रहा है। क्या शुरुआत नहीं होगी? अच्छी बात है ना, मुबारक हो। बल्कि उनका हसनपुर का जो कैंडिडेट है, माशाल्लाह से वो तो आरएसएस के हैं और उनकी फोटो भी आई है। और माशाल्लाह से जो लोनी के आरएलडी के कैंडिडेट हैं, उनके ताल्लुक से कहा गया कि दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के राइट्स में भी उनका जिक्र खैर आ रहा है, वो बता दें। तो अब ये तो ऐसा है, तो ठीक है, आ रहा है सामने, देखिए। बाबू सिंह कुशवाहा जी आपके पुराने साथी हो, उनका राजभर कह रहे हैं कि पार्टी का नाम है जन विचार, लेकिन वो उनका वो है नहीं इस समय। क्या 403 पे लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं, कह सकते हैं बड़े नेता हैं, हमें उनकी बात पर कुछ नहीं। बड़े नेता का डिफिनेशन इसमें क्या है विश्वास साहब? कुछ आप रहस्यमय चीज बता रहे हैं। देखिए, और तो मैं सबसे बात करता हूँ, लेकिन अभिषेक जी से मैं बहुत करता हूँ। मैं आप सबके बीच में कह रहा हूँ, अभी ये मुझे थोड़ी देर पहले पा गया था तो मैं दौड़ के भागा, तभी ये मुझे पकड़ लिया। तो क्योंकि अपने अपने आदमी के, हर आदमी के अपने दावे हैं, हर पार्टी के अपने दावे हैं, बीजेपी गठबंधन के अपने दावे हैं, बीएसपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं, समाजवादी गठबंधन के अपने दावे हैं। सब अपने अपने कुछ भरोसे में, कुछ उनको जानकारी होगी तो कह रहे हैं। हम भी भरोसे के साथ कह रहे हैं कि हम भी पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे।
और किसी से कम नहीं लड़ेंगे और किसी से कम जीतेंगे। देखिए संपर्क राजनीति में जैसे 2-4 महीने पहले समाजवादी पार्टी से भी हुआ, कांग्रेस के भी लोगों से बातचीत होती है, बीजेपी के लोगों से भी बातचीत है। बातचीत का कोई मतलब ये नहीं है कि ये हमारा अलायंस है, जो हमारा अलायंस हो रहा है। आज हम पिछले 3 महीने से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जो आपके कन्वीनर है कि 10 लोग का नामांकन हो गया, हम लोगों की सहमति थी। हम लोगों ने नामांकन हमारे कैंडिडेटों ने किया हर चीज़ को, कहीं आपने किया है, कहीं आपने किया है, कहीं आपने किया है, कहीं आपने किया है। तो सारे कैंडिडेट हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि 403 में कोई सीट जीते ना, और हम लोग मिल करके 403 सीटों में पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। नहीं हुआ, हम नहीं लेट हैं, हमारी पूरी तैयारी है। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल पॉलिटिकल पार्टी का और पॉलिटिकल पार्टी का आपने नाम लिया, क्या समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखकर ये कहा कि फिजिकल रैलीज अलाउ की जाए, सिवाय हमारी पार्टी की किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर नहीं लिखा। मैं शुक्रगुजार हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि हमारी उनसे नोटिफिकेशन आने के 2 दिन के अंदर हमसे फोन पर बात की। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी को एक विधानसभा में 500 लोगों के साथ फिजिकल रैली करने जाए, पूरा कोविड नॉर्म्स को फॉलो करते। और फिर हमने यही बात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखकर भी दिया। हमने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब ये है कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड तक अपनी बात पहुंचाएंगे, उसका तरीका क्या होगा और क्या आप कमीशन से फंड का रिकमेंड करेंगे छोटी पार्टी? इलेक्शन कमीशन से फंड करने का तो एक नया कानून बनाना पड़ेगा, वो पॉसिबल है। मगर अब जो भी है जिस तरह से है उसको हमको देख के आगे